किसी लंबे रस्सी के एक किनारे को पकड़कर दोलन ऑसिलेट करने पर हम जानते हैं कि उस रस्सी में तरंग यानी वेव उत्पन्न होता है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि जब किसी माध्यम में तरंग गमन करता है तब माध्यम का कण मीडियम पार्टिकल अपने स्थान पर दोलन ऑसिलेट करता है, जैसा कि दिए गए स्थिति में पिंक कलर का कण ऊपर नीचे दोलन ऑसिलेट करते हुए दिखाई दे रहा है। जब किसी मीडियम माध्यम में तरंग गमन करता है तब तरंग के गति का समीकरण y = a sin ओमेगा t माइनस kx होता है। यहाँ a कण का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और k एंगुलर वेव नंबर कहलाता है। हम जानते हैं कि किसी वेव के दो लगातार क्रस्ट शीर्ष के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, जिसे लैम्डा से निरूपित करते हैं, तथा वेवलेंथ और एंगुलर वेव नंबर k का संबंध लैम्डा = 2π/k होता है। जब वेव के सभी कण हमेशा y डायरेक्शन में ऑसिलेट करते रहते हैं तब उसे लीनियरली पोलराइज्ड वेव इन y डायरेक्शन कहते हैं। यह प्लेन पोलराइज्ड वेव इन xy प्लेन भी कहलाता है। जैसे हमने देखा कि दिया हुआ तरंग y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, वैसे ही तरंग z डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है। इसे हम लीनियरली पोलराइज्ड वेव इन z डायरेक्शन कहते हैं। साथ ही इसका इक्वेशन ऑफ मोशन z = a sin ओमेगा t माइनस kx होता है, क्योंकि इस बार माध्यम में सभी कणों का दोलन z डायरेक्शन आउट ऑफ पेज इनटू पेज हो रहा है। हम रस्सी में एक विशेष प्रकार के गति की कल्पना करते हैं, जिसमें रस्सी के किनारे को एक लाइन में ऑसिलेट करने के बजाय एक सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं। अभी कणों की गति ना ही पूरी तरह से y डायरेक्शन में है और ना ही पूरी तरह से z डायरेक्शन में है, बल्कि गति में y डायरेक्शन तथा z डायरेक्शन दोनों उपस्थित है। यह प्लेन पोलराइज्ड वेव नहीं है, बल्कि अनपोलराइज्ड वेव कहलाता है। अभी जिस तरह से रस्सी में हम पोलराइज्ड वेव और अनपोलराइज्ड वेव देखे, वैसे ही लाइट का पोलराइज्ड वेव और अनपोलराइज्ड वेव समझेंगे। इस पिक्चर में पोलराइज्ड लाइट वेव दिखाया गया है। बड़ा वाला वाइट वेक्टर जो x डायरेक्शन में है, वेव के गमन प्रोपगेशन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि लाइट ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन y डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए दिखाया गया है, जो रेड वेक्टर से दिखाया गया है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर केवल एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए दिखाया गया वेव प्लेन पोलराइज्ड वेव कहलाता है। हालांकि हम जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए पिक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी z डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए ब्लू वेक्टर के रूप में दिखाया गया है। हालांकि पोलराइजेशन के स्टडी के दौरान हम केवल इलेक्ट्रिक वेव को स्टडी करते हैं,
इसलिए मैग्नेटिक वेव को हटा देते हैं। अतः इस बार हम लाइट वेव का केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। यह पोलराइज्ड लाइट वेव को निरूपित करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। मगर किसी साधारण प्रकाश के स्रोत जैसे सूर्य या बल्ब से निकला प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट होता है, जैसा कि हमने किसी रस्सी के अनपोलराइज्ड वेव को देखा था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन तथा जेड डायरेक्शन दोनों में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी साधारण स्रोत से अनंत इन्फिनाइट फोटॉन्स बाहर निकलते हैं और सारे के सारे एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, मगर उनके ऑसिलेशन का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। यह वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है तथा जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। इनफैक्ट ये एक्स वाई प्लेन में सभी डायरेक्शन में होता है। यह ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग है, मगर ये अनपोलराइज्ड वेव है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का वाई जेड प्लेन में ढेरों डायरेक्शन होता है। हम इन सबों को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, पहला वाई डायरेक्शन की ओर तथा दूसरा जेड डायरेक्शन की ओर। किसी अनपोलराइज्ड लाइट को निम्न प्रकार से भी दिखाया जा सकता है। आप कहेंगे ये तो पोलराइज्ड लाइट, इसे तो हम पहले ही देख चुके हैं। हाँ, ये पोलराइज्ड वेव होगा यदि आप रेड वेक्टर को इलेक्ट्रिक वेव तथा ग्रीन वेक्टर को मैग्नेटिक वेव मानते हैं, मगर हमने मैग्नेटिक वेव को पहले ही अपने टॉपिक से हटा दिया है, यानी जो ग्रीन वाला वेव है वह भी इलेक्ट्रिक वेव ही है। अतः रेड और ग्रीन दोनों ही इलेक्ट्रिक वेव है, यानी इलेक्ट्रिक वेव वाई डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर रहा है और जेड डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर रहा है। अतः ये वेव एक ही प्लेन में नहीं है बल्कि 3D में प्रेजेंट है, और ये प्लेन पोलराइज्ड वेव नहीं है बल्कि अनपोलराइज्ड वेव कहलाता है। अभी तक हमने अनपोलराइज्ड लाइट में जो पढ़ा उसका सार निम्न है। किसी साधारण स्रोत जैसे सूर्य या बल्ब से निकला प्रकाश अनपोलराइज्ड होता है। अनपोलराइज्ड लाइट जो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है उसे दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक वेक्टर को वाई जेड प्लेन के सभी डायरेक्शन में दिखाना, या फिर दूसरा, सभी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वाई डायरेक्शन तथा जेड डायरेक्शन में तोड़कर दिखाना। आप इस दोनों तरीके को पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि किसी पोलराइजर की मदद से एक अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे पोलराइज्ड लाइट में बदल सकते हैं। ऐसा हम देख चुके हैं कि किसी अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में होता है, मगर पोलराइजर एक ऐसा सेटअप है जिससे गुजरने के बाद लाइट वेव का ऑसिलेशन
केवल एक डायरेक्शन में ही रह जाता है, अतः ये एक पोलराइज्ड लाइट हो जाता है। किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड करने के लिए जिसका उपयोग होता है वह पोलराइजर या पोलरॉइड कहलाता है। किसी पोलरॉइड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लॉन्ग चेन होता है और यदि लॉन्ग चेन की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड वेव आता है तब वह लॉन्ग चेन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अवशोषित एब्जॉर्ब कर लेता है तथा लॉन्ग चेन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को पास एक्सिस कहते हैं, क्योंकि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से गुजरता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड वेव का वह कंपोनेंट जो पास एक्सिस की ओर है वह पोलराइजर से पास हो जाता है तथा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है। फाइनली अब समराइज करते हैं। कोई अनपोलराइज्ड लाइट जिसे दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है वह जब किसी पोलराइजर से पास होता है तब वह पोलराइज्ड हो जाता है। फर्स्ट रे में अनपोलराइज्ड रेज को सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए दिखाया गया है, मगर पोलराइजर से पास होने के बाद उसके ऑसिलेशन का डायरेक्शन केवल वर्टिकल यानी वाई एक्सिस वाला ही बचता है तथा दूसरे केस में अनपोलराइज्ड लाइट को दो मेन कंपोनेंट्स में दिखाया गया है, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस, मगर पोलराइजर से पास होने के बाद केवल वाई कंपोनेंट ही पास हो पाता है तथा जेड कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से पास करते हैं तब उसके इंटेंसिटी यानी तीव्रता या चमक पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि पोलराइजर अपने ऊपर पड़ने वाले कुछ प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, अतः पोलराइजर से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। यह पाया गया है कि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से गुजरने के बाद उसकी तीव्रता इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की सिर्फ आधी रह जाती है। साथ ही यदि पोलराइजर को रोटेट करते हैं या घुमाते हैं तब पोलराइजर से निकले लाइट ट्रांसमिटेड लाइट के इंटेंसिटी तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अब हम इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। किसी अनपोलराइज्ड लाइट में करोड़ों करोड़ फोटॉन्स का डायरेक्शन रैंडम होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन वाई जेड प्लेन में सभी ओर होता है। इन सारे वेक्टर्स को हम दो मुख्य कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ई वाई एक्सिस की ओर जो पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस की ओर है तथा ई जेड एक्सिस की ओर जो पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मान लिया इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी तीव्रता 2I0 है, तब सिमेट्री की वजह से हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस यानी ट्रांसमिशन एक्सिस की ओर इंटेंसिटी I0 होगा तथा
उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी जेड एक्सिस की ओर अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी भी I0 ही होगा। चूंकि पोलरॉइड केवल EY कंपोनेंट्स को ही पास करेगा, इसलिए ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी ओरिजिनल का हाफ यानी I0 ही बचेगा। मान लिया पहले पोलराइड P1 से लाइट निकलने के बाद पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी I0 है। अब हम एक और पोलराइड P2 को फर्स्ट पोलराइड और स्क्रीन के बीच डालते हैं। हम पाते हैं कि पर्दे पर पड़ने वाला प्रकाश की तीव्रता सेकेंड पोलराइड P2 के ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है। यदि हम P2 को घुमाना स्टार्ट करते हैं, तब एक खास स्थिति में स्क्रीन पर पड़ने वाला प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी घटकर 0 हो जाती है और इस खास स्थिति से 90 डिग्री रोटेट कर देने पर स्क्रीन पर पड़ने वाला लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। इस बात को समझने के लिए दोनों पोलराइड के पास एक्सिस की चर्चा करेंगे। पहले पोलराइड से निकलने के बाद अनपोलराइज्ड लाइट पहले के ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग पोलराइज्ड हो जाता है, मगर यदि दूसरे पोलराइड का ट्रांसमिशन एक्सिस पहले के परपेंडिकुलर है, तब दूसरे पोलराइड से कोई भी लाइट बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पोलराइड अपने ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर यदि सेकेंड पोलराइड P2 का ट्रांसमिशन एक्सिस फर्स्ट पोलराइड के ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल रहता है, तब P1 से निकला सारा पोलराइज्ड लाइट P2 से भी पास हो जाता है। अतः प्रकाश की तीव्रता इस स्थिति में अधिकतम होती है। अब हम एक ऐसी स्थिति की चर्चा करेंगे जब पोलराइज्ड लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का डायरेक्शन अगले पोलराइड के ट्रांसमिशन एक्सिस के ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। इस स्थिति में हम ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E को दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। एक जो अगले पोलराइड के ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है, यह EY से रिप्रेजेंट हो रहा है, तथा दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जो EZ से रिप्रेजेंट होता है। हम पाते हैं कि पोलराइड केवल ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट EY को पास होने देगा तथा परपेंडिकुलर कंपोनेंट EZ को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन की वजह से पोलराइजेशन पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में कई घटनाओं के दरमियान प्रकाश यानी कि लाइट का पोलराइजेशन होता है। इसमें से सबसे पहला है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, यानी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस
जैसे कांच, पानी इत्यादि से टकराने के बाद पोलराइज्ड लाइट बन जाता है। हम सबसे पहले इसके कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया कोई प्रकाश की किरण दिए गए सतह से टकराकर चित्रानुसार आगे बढ़ती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस तल प्लेन में होता है वह प्लेन ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। किसी सतह से टकराने वाले इंसिडेंट लाइट का दो भाग होता है। पहला जो रेड वेक्टर से दिखाया गया है ये पी पोलराइज्ड लाइट कहलाता है जो प्लेन ऑफ इंसिडेंट में लाई करता है, तथा दूसरा जो ग्रीन वेक्टर से दिखाया गया है ये एस पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। पोलराइजेशन की एक महत्वपूर्ण बात होती है कि रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद एस पोलराइज्ड लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है तथा पी पोलराइज्ड लाइट सेकेंड मीडियम में चला जाता है और वह कम मात्रा में रिफ्लेक्ट होता है। सामान्यतः यदि कोई प्रकाश की किरण किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे ग्लास, वाटर इत्यादि से टकराता है तब उस प्रकाश के साथ दो बात हो सकती है। पहला, उस प्रकाश का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी वह पहले मीडियम में ही लौट जाता है, तथा उसका दूसरा हिस्सा सेकेंड मीडियम कांच, पानी इत्यादि में प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है। यह रिफ्रैक्टेड लाइट कहलाता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। यह प्लेन ऑफ इंसिडेंट है। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तथा रिफ्रैक्टेड रे होता है। यह प्रयोग द्वारा पाया गया कि अनपोलराइज्ड लाइट का वह हिस्सा जो प्लेन ऑफ इंसिडेंट के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, वह बहुत ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट होता है, जबकि वह हिस्सा जो प्लेन ऑफ इंसिडेंट में होता है वह दूसरे मीडियम में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर जाता है। यानी कि परावर्तन के बाद प्लेन ऑफ इंसिडेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। अब हम ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक के एक खास प्रयोग की चर्चा करेंगे। उन्होंने एक अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर की मदद से प्लेन ऑफ इंसिडेंट में पोलराइज्ड किया तथा एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसे ब्रूस्टर्स एंगल या पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, उस एंगल पर इंसिडेंट किया। वह पाते हैं कि इस खास एंगल से इंसिडेंट करने के बाद कांच के सतह पर टकराने वाला कोई प्रकाश परावर्तित नहीं हो रहा है, बल्कि सारा का सारा लाइट सेकेंड मीडियम में प्रवेश कर जाता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है। यानी एक खास डायरेक्शन में पोलराइज्ड लाइट एक खास एंगल पर इंसिडेंट करने पर वह पूरी तरह से सेकेंड मीडियम में प्रवेश कर जाएगा और इसका कोई भी हिस्सा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हाँ, यदि ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट करने पर यदि हमारे पास प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब ही उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर सकेगा। यानी
यदि हम किसी अनपोलराइज्ड लाइट को ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं तब उसका इंसिडेंट प्लेन वाला कंपोनेंट पूरी तरह से सेकेंड मीडियम में प्रवेश कर जाएगा और जो रिफ्लेक्टेड रे है वह इंसिडेंट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूरी तरह से पोलराइज्ड रहेगा, क्योंकि इस खास एंगल पर इंसिडेंट रे का इंसिडेंट प्लेन वाला कंपोनेंट तो पूरी तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगा और सेकेंड मीडियम में प्रवेश कर जाएगा। साथ ही हम पाते हैं कि इस खास स्थिति में फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे तथा सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर होता है। साथ ही यदि हम ज्योमेट्री को सिंपली कंसीडर करें तब यह साबित किया जा सकता है कि tan i, जहां i एंगल ऑफ इंसिडेंट या ब्रूस्टर एंगल है, इज इक्वल टू μ2 बटे μ1 होता है। यह ब्रूस्टर्स लॉ भी कहलाता है।